कहते हैं कि सच्चाई चाहे सैकड़ों पर्दों के पीछे क्यों ना छुपी हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। और हरदोई में जो वो बच्चा पल रहा था, जो उस लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का नतीजा था, उसके ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरीके से ये सच्चाई बाहर आ गई। जब वो महज 10-12 साल का था, तभी जो है जो आसपास के बच्चे खेलते थे या लोग थे, वो कहीं ना कहीं जिनमें से कुछ को इस बात का पता था कि वो कैसे आया है, कैसे गोद लिया गया है, और कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोगों को इस बात का भी पता चल चुका था कि वो एक नाजायज़ बच्चा है, वो एक मुस्लिम का बच्चा है, वो एक रेप से हुआ बच्चा है। और इसीलिए वो इस बात का जो है वो उसको ताना मारा करते थे। हालांकि शुरू शुरू में तो वो उसको उतनी समझ नहीं थी, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, या एक होता ना कि आप सीरियसली चीज़ों को ऐसा नहीं लेते, नहीं सोचते। बट जब उसकी समझ बढ़नी शुरू हुई और उसको कहीं ना कहीं इस बात में यकीन नज़र आने लगा, या उसको इस बात का आभास हो गया कि ये जो माँ बाप हरदोई में जिनके पास वो रह रहा है वो उसके असली के माँ बाप नहीं हैं, तो उस बच्चे में एक सनक, एक जिद पैदा हो गई कि मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, मैं उस माँ से पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या था भाई, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब मैं यहाँ इनके साथ रहने आ गया, या मैं अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ। आखिर क्या है सच्चाई, जो लोग मुझ पे ताना कस रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच है, ये जानने की उसके अंदर जो है वो लालसा जगने लगी। इसीलिए जो उसके पेरेंट थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, उनसे बात करनी शुरू की, अपनी माँ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और वो लोग भी ज़्यादा दिन तक उसको इस सच्चाई से दूर नहीं रख सके और उन्होंने उसको उसकी माँ का पता बता दिया। अब माँ का जैसे ही पता बताया, पता चला कि माँ जो है वो लखनऊ में है। इसके बाद वो बच्चा जो है तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ही जब उसको इस बात का पता चल चुका था, तो वो बच्चा लखनऊ पहुंचा अपनी माँ के पास, और उसने माँ से इस बाबत जानने की कोशिश की। मतलब उसका गुस्सा एकदम, एक कहता ना कि मतलब वो बहुत गुस्से में था। उसको लग रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ माँ, क्या किया तुमने, सबके पापा होते हैं, मेरे कहाँ हैं, मैं कौन हूँ, मेरी पैदाइश क्या है। क्योंकि ये बात मुझे पता है कि भाई मैं जिनके यहाँ रह रहा हूँ वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं है, असली माँ बाप नहीं है। माँ आप हो तो बाप कौन है, बताओ मुझे जानना है। हालांकि वो कुछ सालों तक इस सवाल को इग्नोर करती रही, लेकिन क्योंकि उसका बेटा बार बार उससे ये सवाल करता रहा, उसकी ज़िंदगी में दस्तक देता रहा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको इस बात का आभास भी कराता रहा कि वो उसकी ताकत बन सकता है। मतलब वो शायद उन लोगों को उस बात की सज़ा दिला सकता है जो कारनामा, जो कांड उन्होंने किया था और जिसके लिए वो सज़ा डिज़र्व करते थे। हालांकि तब एक बच्चे से कितना क्या होगा नहीं होगा ये सोचकर कई सालों तक उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब बच्चा नहीं रुका और बार बार अपने सवाल दोहराता रहा, तो माँ को भी एक दिन ये सच्चाई बतानी ही पड़ी। फिर माँ ने जो वृतांत सुनाया, जो एक दर्द भरी दास्तान सुनाई, वो सुनकर माँ और बेटे जो है वो घंटों रोते रहे। और घंटों रोने के बाद बेटे ने रोते रोते ही ये बात कही कि माँ तूने बहुत सह लिया, इतने सारे साल तूने सह के गुजारे हैं, और अब जो है वो बारी उन दरिंदों की है, हम उनको उनके किए की सजा दिलवाएंगे। हम जो है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। और इस प्रण के साथ उसने अपनी माँ को इस बात के लिए राजी किया कि वो जो है वो केस दर्ज करे इस मामले पे। मतलब ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो था, क्योंकि माँ जो है वो इतने साल पुराने हादसे को जिसको याद करके ही वो सहम उठती थी, उसको एक तरीके से इस केस के जरिए दोबारा जीना पड़ता उनको, वो ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ की लालसा थी और बेटे की जिद थी, उसके सर पे जुनून सवार था अपनी माँ को इंसाफ दिलाने का, इसलिए उन्होंने जो है इस बाबत रिपोर्ट लिखाने की सोची। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने इस बाबत अपनी जो है इच्छा जाहिर की पुलिस वालों के सामने कि वो 27 साल पुरानी, मतलब 2021 में वो रिपोर्ट लिखाने पहुंची थी कि 27 साल पहले की बात को वो जो है कि हमें रिपोर्ट दर्ज कराना है, पुलिस वालों ने जो सीधा है वो मना कर दिया
कि ये 27 साल पुराना कांड है, हम इस पे रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस ने भले ही इस मामले में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था, लेकिन उस लड़के के सर पे अपनी मां को इंसाफ दिलाने का जुनून इस कदर हावी था कि वो रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उसने फौरन कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में अपनी अर्जी दी कि पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे हैं, और जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस वालों को आदेश दिए कि ये केस रजिस्टर किया जाए। और तब 4 मार्च 2021 को सदर बाजार जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ये केस दर्ज की गई, और इसके बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। 27 साल पहले आप समझ सकते हैं कि 27 साल पुराना अगर कोई मैटर है तो ना तो वो इंसान उस तरह का दिखता है जो तब दिखता था, ना वो जगह वैसी दिखती है जहां ये सब कुछ हुआ था। पुलिस को भी तमाम तरह के जो चैलेंजेस थे उनसे होके गुजरना पड़ा। हालांकि पुलिस ने जब अपनी गहरी तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे उनको पता लगा कि हाँ, यहाँ पे जो है वो नकी हसन और रजी हसन जो है वो रहते थे यहाँ पे, और लेकिन वो फिलहाल कहाँ है इस बात का अंदाज़ा पुलिस को देने वाला कोई नहीं था। खैर, पुलिस जो है इस मामले में जो है इस बार जो पुलिस ने थोड़ी फुर्ती ज़्यादा दिखाई थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, वो पहले के सरकारों के मुकाबले ज़्यादा सख्त है, और कहीं ना कहीं पुलिस का भी ये जो रुख था वो इसमें दिख रहा था। पुलिस ने जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी, बेटा भी लगा रहा, अपने स्तर पर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, और फाइनली जो है पुलिस को इस बात का पता चला कि ये जो नकी हसन है और रजी हसन है ये लोग बाहर रहते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने जो है वो ढूंढना शुरू किया, वहाँ पे अपनी टीम लगाई, स्पेशल टीम भेजी, वहाँ के लोकल पुलिस से सपोर्ट लिया, और कर कुरा के उन्होंने जो है उसको सबसे पहले नकी हसन को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से, और उसके कुछ समय बाद जो है रजी हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये मामला सामने आया, पहले तो जब उनसे बात की गई, उनको कन्फ्रंट किया गया दोनों ही आरोपियों को, तो उन लोगों ने इस बाबत मना किया कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, और हम तो इस महिला को जानते ही नहीं हैं। लेकिन आज के समय में डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी कि आप चाहे कितना भी बोलो, आपकी जो सच्चाई है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और इस मामले में भी डीएनए ने वही किया, क्योंकि जब डीएनए लिया गया उस लड़की का, उसके बेटे का, जो जब वो 13 साल की उम्र में जिस बेटे को उसने जन्म दिया था उसका, और उन दोनों नकी हसन और रजी हसन का, तो फाइनली जो है जो बड़ा भाई था रजी हसन, उससे जो है वो डीएनए मैच कर गया। और जैसे ही डीएनए मैच कर गया, सारी जो ये बातें थी कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ये सारी जो बातें थी वो बंद हो गई, और उन अपराधियों को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। तो अब बात करते हैं कि आखिर उन दरिंदों को क्या सजा मिली उनके किए हुए गुनाह के लिए। तो हालांकि ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन अगर ऐसा कोई कांड करता है ना कोई भी क्रिमिनल, तो उसको फांसी से कम नहीं होना चाहिए सजा। मतलब आप सोच के देखो, एक 12 साल की बच्ची की जिंदगी आपने कितनी गमगीन कर दी, उसकी पूरी जिंदगी ट्रॉमा में गुजरी है। वो 13 साल में माँ बन बैठी, एक बच्चा जो जन्म लिया उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हुई, वो कहीं और गया, वहाँ से उसको ताने मिले, और पूरी ज़िंदगी वो ताने सहता रहा कि उसका बाप जो है मतलब वो एक नाजायज़ बच्चा है, किसी और कौम, किसी और कम्युनिटी का बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग ताना कसते हैं। एक 12 साल 10 साल का बच्चा अगर अपनी माँ के पास आके ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि मेरा बाप कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी किसी ट्रॉमा से ही गुजर रहा होगा। वहीं दूसरी ओर इस महिला की जो ज़िंदगी है वो उसी एक कांड की वजह से, जो 13 साल 12 साल की उम्र में उसके साथ हुई थी, वो पूरी ज़िंदगी बिगड़ती चली आई। उसकी शादी हुई, वो टूट गई, इसी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाती रही, ताने सुनती रही, मुंह छिपाती रही, छोटे मोटे काम करके कैसे भी अपना पेट पालती रही। ना उसको सम्मान मिला, ना कुछ भी नहीं मिला उसको। उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, क्योंकि उसके साथ 2 दरिंदों ने दरिंदगी की थी।
लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ अभी भी ऐसे कानून हैं जिनमें प्रावधान की बहुत सख्त जरूरत है। तभी तो इस मामले में मतलब सजा सुनाने के लिए ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं था जिससे एक कठोर सजा सुनाई जा सके, मतलब उम्र कैद भी नहीं दी जा सके। और यही कारण था कि सिर्फ 10-10 साल की सजा हुई उन दोनों अपराधियों को। मतलब उससे ज्यादा सजा तो उस महिला ने काट लिया था। मतलब समझिए ना, उम्र कैद भी 14 साल 20 साल ये सब होता है और खत्म हो जाता है, उस औरत ने तो 2 उम्र कैद काट लिए। उस बच्चे का आप सोच के देखिए। खैर, ये 10 साल की सजा एटलीस्ट उतनी तो थी कि उस औरत को ये जो उसके मन में था कि उसके साथ जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है उनको सजा मिले, एटलीस्ट इतना तो हुआ। और जिसके लिए उसका बेटा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार था, जिसने अपनी माँ के लिए इंसाफ की वो लड़ाई लड़ी। मतलब सोच के देखिए, सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन कितना पोएटिक जस्टिस है कि वो बच्चा जो उसी रेप से पैदा हुआ था, उसने रेपिस्टों को, जो उसके बाप थे, मतलब जो उसका बाप था, बाद में जो उसमें से रजी हसन उसका बाप साबित हुआ, अपने बाप को, जो रेपिस्ट था, जिसने 30 साल पहले उसकी माँ के साथ रेप किया था, उसको जेल भेजकर अपनी माँ के साथ इतने सालों बाद जो है वो इंसाफ कराया। मतलब एकदम ही पोएटिक जस्टिस है। तो ये कुछ चीज़ें हुई और ये सज़ा जो उनको मिली, उसके बाद उस औरत ने अपनी खुशी भी जाहिर की थी कि एटलीस्ट मुझे अब सुकून मिला है थोड़ा बहुत, कि एटलीस्ट वो लोग जो सज़ा डिज़र्व करते हैं, भले उतना नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सज़ा उनको मिल रही है। अब वो माँ बेटे जो है वो साथ ही रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम किया उस बेटे ने कि मतलब माँ के लिए वो इस लेवल पे जाके लड़ाई लड़ सकता है। तो मतलब ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको पूरे डिटेल में सुनाया है। आई एम श्योर कि इतने डिटेल में बहुत कम लोगों ने ही सुनाया होगा। एनीवे, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अवेयर करने के लिए आपको जानकारियाँ देते रहें, ऐसे काले किस्से सुनाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपका बढ़ाया हौसला ही हमारी ताकत है, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम और नई कहानियाँ और काले किस्से लेके आएँ और आपको अवेयर करें, आपका मतलब इन्फॉर्म करें, ताकि आप भी सतर्क रहें, अपने लोगों को सतर्क रखें। तो मिलते हैं काले किस्से विद नीरज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।